नमस्कार दोस्तों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डी की चैनल पर। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय संसद के बारे में। संसद में से निश्चित रूप से चाहे आप कैसे भी कंपटीशन एग्जाम बैठ जाइए, एक प्रश्न पक्का है, चाहे वो राज्यसभा में से हो, चाहे वो लोकसभा में से हो, या फिर वो राष्ट्रपति में से हो। एक तो पक्का है। अब एक से कितने आ जाएं ये कह नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा कम से कम एक टॉपिक को भी लें, जैसे राष्ट्रपति में से एक लिया, लोकसभा में से एक, राज्यसभा में से एक, तीनों में से एक एक क्वेश्चन की फिर भी संभावना बनी रहती है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए चलते हैं। संसद की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 79 ठीक, देखिए इसको याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके आर्टिकल्स याद हो जाएं ये सबसे बड़ी बात है। ठीक, इसके साथ साथ जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। दो चीजें रहेंगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको अच्छी तरह से याद करवा दूंगा। आर्टिकल 79 मतलब 7-9। देखिए राष्ट्र संसद में कौन कौन आते हैं पहले तो ये समझ लीजिए, उससे ये आर्टिकल भी आपको याद हो जाएगा। संसद में 3 चीजें आती हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा आता है राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के और संसद का निर्माण होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब ये तीनों साथ नहीं चल सकते। लोकसभा कहेगा उसको राज्यसभा विरोध करेगा, और फिर उसका राष्ट्रपति भी कुछ विरोध कर सकता है। साथ में 9 है कि ये तीनों साथ नहीं चलते, 7-9, और ये पूरी की पूरी क्या है, संसद। अब हम बात करें अगली बात, तो संसद समझ में आ गई। संसद क्या है? संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं, और संसद का आर्टिकल है 79। अब हम बात करते हैं 80, आर्टिकल 80 यानी अगला जस्ट आर्टिकल है ना, वो है 80 के अंदर सबसे पहले बताई गई है राज्यसभा। राज्यसभा को भारतीय राजनीति में मान लीजिए, चाहे संविधान के अंदर मान लीजिए, उच्च सदन माना गया। अब उच्च क्यों है? उच्च इसलिए है कि यहां आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि डायरेक्ट नहीं जाते, और जो कुछ विशेष वर्गों के लोग होते हैं, जो पैसे वाले मान लीजिए, अलग अलग क्षेत्रों के मान लीजिए, जिनको स्थानीय राजनीति से, आम जनता की राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी देश की राजनीति में अपनी भूमिका चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, राजनीतिक दलों के सहारे विभिन्न विधानसभाओं के अंदर जाते हैं, और वहां पर राज्यसभा के प्रतिनिधि के रूप में, कैंडिडेट के रूप में राज्यसभा में, विधानसभाओं में खड़े होते हैं, और उस राज्य की, यानी जो भी राज्य होगा, उस राज्य की जितनी राज्यसभा की सीटें होंगी उतने लोग चुन करके वहां से जाने होते हैं, तो इसलिए वहां से चुन करके वो चला जाता है। उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे, लेकिन एक अमूमन माइंड सेट कर लीजिए आप कि किसी न किसी राज्य की विधानसभा में वो व्यक्ति जाएगा, खड़ा होगा, पैसे देगा, वहां से वो अपने आप को जितवा करके राज्यसभा में चला जाएगा। या फिर उसकी इतनी प्रसिद्धि होनी चाहिए कि राजनीतिक दल खुद उससे रिक्वेस्ट करे कि साहब आप हमारी पार्टी की तरफ से चलिए, और आप इस विधानसभा से हम आपको लड़वाते हैं, और आप वहां पर चले जाइए। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ये भी संभव है। तो 2 तरीके प्रमुखता इसमें माने जाते हैं कि राज्यसभा में व्यक्ति जा सकता है। इसका मतलब ये तो पक्का है कि आम जनता से कनेक्टेड लोग डायरेक्टली राज्यसभा में नहीं जाते। तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा के अंदर उच्च सदन इसे कहा जाता है, और उच्च लोग ही इसमें जाते हैं, इसीलिए इसे उच्च सदन कहते हैं। दूसरी बात, इसे विद्वानों का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि विद्वान लोग निश्चित रूप से ये जो लोकल राजनीति है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, क्योंकि इसमें विवादों की स्थिति रहती है और अजीब सी व्यवस्था यहाँ रहती है, इसलिए वो लोग सीधे ही राजनीति में डायरेक्ट ऊपर जाना चाहते हैं, इसलिए इसे विद्वानों का सदन भी कहते हैं। यहाँ पर विद्वानों की संख्या भी ज्यादा रहती है। अब बात आती है कि राज्यसभा को, जो कि उच्च सदन और विद्वानों का सदन आपने कहा, 2 नाम इसके आपको याद रखने हैं, उच्च सदन है ये, और ये विद्वानों का सदन है। अब दूसरी बात जो आती है वो ये कि राज्यसभा का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 80। अब एक बात बताइए, जो उच्च लोग होंगे, जो विद्वान होंगे, वो तो हमेशा क्या करेंगे, 80 यानी हंसते ही रहेंगे, हंसी आएगी उनको, तो वहाँ की राजनीति देख के मान लीजिए, या फिर उनको कोई टेंशन तो है नहीं, वो तो हंसेंगे ही। तो राज्यसभा के सदस्य जो है वो हमेशा क्या रहते हैं, हंसते रहते हैं, इसलिए इनका आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल 80। अब बात आती है कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है, वर्तमान में कितनी है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार इनकी संख्या हो सकती है 250।
250 अधिकतम संख्या इनकी हो सकती है, किंतु वर्तमान में 250 है ऐसा नहीं। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या है 245। तो ये दो बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि अधिकतम 250 हो सकती है लेकिन वर्तमान में 245 है। अब प्रश्न ये उठता है कि 245 आते कहां से हैं? तो देखिए सबसे पहली बात वो स्टेटों से आते हैं, यूटीज में से आते हैं। यूटी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। अब राज्य आप जानते ही हैं, स्टेट जो हैं, ठीक। अब बात क्या है कि इसके अंदर यूटीज वो ही शामिल हैं जिन यूटीज में विधानसभा है। क्योंकि देखो एक बात आप कंफर्मली अच्छी तरह समझ लीजिए कि राज्यसभा में व्यक्ति आता कहां से है। जैसे मान लीजिए आपको ही राज्यसभा का सदस्य बनना है, तो आपको करना क्या होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। आप किसी राजनीतिक दल के पास जाइए या वो राजनीतिक दल आप में इंटरेस्टेड हो, दो में से एक काम हो। तो पहले तो आपका और किसी राजनीतिक दल का संयोग हो, मिलन हो। फिर वो राजनीतिक दल क्या करेगा कि वो आपको किसी न किसी राज्य की विधानसभा के अंदर राज्यसभा के कैंडिडेट के रूप में आपको खड़ा कर देगा कि भाई आप इस विधानसभा से खड़े हो जाइए। अब उसके बाद में उस राज्य की विधानसभा में उस विशेष राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो उस व्यक्ति को वोट देंगे और वोट देकर के उसे कहां भेजेंगे? राज्यसभा। ये एक प्रोसेस है, समझ में आ गई बात तरह से। इस प्रोसेस से आप कहां जा सकते हैं? राज्यसभा में। तो इसका मतलब विधानसभा होना बहुत जरूरी है। बिना विधानसभा के आप कहां नहीं जा सकते? राज्यसभा में जा नहीं सकते, राज्यसभा में नहीं जा सकते। विधानसभा बहुत जरूरी है। अब बात यहां आती है कि राज्य और यूटीज की जब हम बात करें तो राज्य में तो सब में है विधानसभा। अब केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनमें दिल्ली और पौंडीचेरी में क्या है? विधानसभा है, बाकी में विधानसभा है नहीं। तो ऐसे में दिल्ली पौंडीचेरी के लोग भी क्या करते हैं? वहां पर संसद के अंदर राज्यसभा के सदस्य भेजते हैं। अब बात आती है कि अन्य क्षेत्र जो मैंने लिखा है इसका मतलब है कि वो क्षेत्र जो समाज के अंदर इंपोर्टेंसी रखते हैं। मैंने बताया ना विद्वानों का सदन, तो वो इस कारण से है क्या? कला, साहित्य, विज्ञान। कला है, साहित्य का क्षेत्र हो सकता है, साहित्य के अलावा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, समाज सेवा के बाद जो मैंने सहकारिता बोला है उस सहकारिता को आप यहाँ अवॉइड करें, क्योंकि सहकारिता के संबंध में विशेष रूप से राज्यों की जो विधान परिषदें होती हैं वहाँ पर ही सहकारिता के लोग लिए जाते हैं। बहुत सी किताबों में सहकारिता भी लिखा हुआ है, लेकिन सबसे सही है इसमें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इसमें सहकारिता यहाँ केंद्र में हम शामिल नहीं करेंगे। ये जो कुछ क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के माध्यम से यहाँ पर लोग भेजे जाते हैं, कितने भेजे जाते हैं? 12 सदस्य। कौन भेजता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है? इनका मनोनयन करता है। जब मनोनीत जो होते हैं ये, इसका मतलब तो आप अच्छी तरह समझ ही गए कि राष्ट्रपति के मन में आए वो, और राष्ट्रपति का मन में वही आएगा जो प्रधानमंत्री के मन में आता है। इसके अलावा कुछ मन में आता नहीं है राष्ट्रपति के, ठीक है। तो मनोनीत जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो 12 सदस्य भी कहाँ जाते हैं? संसद में जाते हैं। अच्छा, राज्यों से कितने आते हैं? वहां से तो 12 हो गए, तो बच्चे कितने? 245 में से 12 निकाल लीजिए, ठीक। और ऐसे में हो जाते हैं शायद 233। तो ये कहाँ से आएंगे? राज्य और यूटीज से आएंगे, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमने ये तो तय कर लिया कि ये आए कहाँ से। आने के बाद अब सब सदन में बैठेंगे। बैठने के बाद पहला प्रश्न तो ये उठता है कि ये कितने दिन तो बैठेंगे? ये भी तो है, ऐसा तो नहीं कि एक व्यक्ति आया और ताउम्र ही रहेगा, सारी उम्र तो नहीं रहेगा, कितनी समय तक तो वो रहेगा। और दूसरी बात, ऐसी क्या योग्यता होनी चाहिए उसमें कि वो वहां पर जा सके। जैसे आप, अगर आपको जाना है अगर राज्यसभा में, तो आप में से क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए अगली चीज हम देख लेते हैं कि उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सदस्यता की उम्र। देखिए एक बात आपको मैं फिर इसमें बता दूं कि मैं वो चीज़ बता नहीं रहा हूं आपको, जैसे भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया हो, ठीक है, ये सब चीज़ें कॉमनली आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्योंकि न तो किसी पागल को राज्यसभा में भेजा जाएगा और न ही बिना भारत का कोई नागरिक है, भारत का नागरिक नहीं उस व्यक्ति को भेजा जाएगा।
इसलिए इसमें एक ही चीज आपको याद रखने की है, और वो क्या है कि सदस्यता की उम्र, और वो उम्र आपको अच्छे से याद रखना है। उससे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपके सामने। देखिए, उम्र के मामले में जो इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर निम्न सदन होना तो निम्न सदन में आप कर दीजिए 25, उच्च सदन हो चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो, उच्च सदन में हो तो कर दीजिए आप 30। अगर उसके बाद जो सर्वोच्च पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उन सब पदों की अगर बात आती है तो कर दीजिए 35, 5-5 का अंतर कर दीजिए और बाकी कुछ नहीं रखना। तो यहाँ कितनी होगी अब 30 वर्ष, कितनी होगी 30 वर्ष यहाँ पर क्या होगी उम्र किसकी, जो राज्यसभा में सदस्य बनना चाहता है। मतलब आप जब 30 साल के होंगे उसके बाद ही आप राज्यसभा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात आती है कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति का कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष। मतलब जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन जाता है ना, उसका कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष। मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ राज्यसभा का कार्यकाल मत कर देना। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यहाँ मैंने किसका बताया, राज्यसभा के एक व्यक्ति का, एक सदस्य जिसे हम बोलेंगे, सही शब्द है यहाँ पर सदस्य, एक सदस्य का जो कार्यकाल है वो तो कितना है 6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल है, ठीक, वो कभी नहीं होता, अर्थात होता ही नहीं है कार्यकाल। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती, ये हमेशा रहती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि स्थायी कैसे रहेगा, लोग तो जाएंगे, जब कार्यकाल 6 वर्ष का है तो फिर तो पब्लिक तो जाएगी, फिर स्थायी कैसे हुआ। तो देखिए, स्थायी इसलिए हुआ कि सारे एक साथ नहीं जाते, इसमें जाते तो हैं लेकिन सारे एक साथ नहीं जाते। ध्यान से सुनना, मान लीजिए शुरुआत के अंदर राज्यसभा बनी तो उस समय क्या होता है कि 1952 में जब राज्यसभा का गठन हुआ, उस समय की मैं बात बता रहा हूं आपको कि उस समय पहले जो तय की गई संख्या थी, जैसे मान लीजिए 245 संख्या है, तय है। अब 245 का 1/3 चुन लिया गया, ठीक, 1952 में। उसके 2 साल बाद फिर 1/3 चुन लिया गया, कितने साल बाद, 2 वर्ष बाद। और उसके बाद फिर 1/3 चुन लिया गया, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। मतलब प्रत्येक 2 वर्ष बाद में 1/3 चुन लिया जाता है। तो कितने वर्ष हो गए, 2 वर्ष तो ये हो गए, 2 4 हो गए। अब एक अगले जो 2 वर्ष कंप्लीट होंगे ना, जैसे अगले 1/3 चुनने हैं, तो उससे पहले, क्योंकि अब आगे 2 वर्ष जब होंगे तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को कितने हो गए 6 वर्ष, और जब इसको 6 वर्ष हो गए तो इसको तो हटना है, नहीं हटना, तो इसको हटना होगा, और इसको हटना होगा तो फिर ये अगला आ गया, फिर आगे वापस 2 वर्ष चलेगा, ठीक, नेक्स्ट 2 वर्ष होंगे, और उसके बाद अगले वो 1/3 लेने हैं आपको, तो नेक्स्ट पिछले हटते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये एक रोटेट वर्कआउट है। 1/3 नए ले लिए जाते हैं और 1/3 ऑटोमेटिक उनका पिछला जो है उनका कार्यकाल होता जाता है और वो अपने घर जाते जाते हैं। इस प्रकार क्रमशः जो है ये राज्यसभा की सदस्यता बनी रहती है, और इस प्रकार ऐसा कभी भंग नहीं होती। तो यहाँ 2 बातें आप समझें कि 1/3 सदस्य एक बार में लिए जाते हैं, और 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में चुनाव हो जाते हैं, जिसमें 1/3 को हटा दिया जाता है, नए 1/3 ले लिए जाते हैं। तो इसलिए ये हो गया स्थायी सदन, ये भंग हो नहीं सकता। अब बात आती है कि इसके सभापति और उपसभापति की। राज्यसभा जो है उसके सभापति और उपसभापति की स्थिति क्या होगी। देखिए, कोई भी सदन होगा, उस सदन के अंदर उसकी अध्यक्षता करने वाले कोई तो होंगे। तो इसलिए राज्यसभा की एक विशेषता क्या है, राज्यसभा की अगर हम बात करें कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, सभापति। यहाँ अध्यक्ष नहीं कहा जाता, यहाँ क्या कहा जाता है, सभापति कहा जाता है। राज्यसभा का सभापति या फिर उपसभापति, ठीक। तो ये इनके बारे में यहाँ पर प्रावधान है, और यहाँ स्पष्ट है कि राज्यसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, सभापति और उपसभापति बोलेंगे। अब इसके लिए, यानी सभापति के लिए और उपसभापति के लिए 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल जिसमें बनाया गया इनको, और दूसरे आर्टिकल के तहत इनको हटने का प्रावधान किया गया, और वो आर्टिकल हैं, सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 89। 89 की जब हम बात करते हैं तो इसके तहत सभापति और उपसभापति बनेंगे कैसे, उनका निर्माण कैसे होगा।
तो देखिए इसके बारे में तो बताने की आवश्यकता है नहीं, अगर आपने उपराष्ट्रपति पढ़ा है तो, जो मैंने पढ़ाया था लिंक सब आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सभापति के बारे में मैंने स्पष्ट रूप से समझाया था आपको कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो पदेन है। पदेन का मतलब वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। कौन बनेगा, वापस से सुनिए, जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा, स्वतः क्या बन जाएगा, वो राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगली जो बात आती है वो आती है कि उपसभापति कैसे बनता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, बना दिया आपने उपराष्ट्रपति को। उपसभापति क्या करेंगे, तो देखिए जिस समय राज्यसभा के जो लोग होते हैं ना, अब ऐसा तो है नहीं लोकसभा की तरह कि भाई 5वें वर्ष सबके सब बैठेंगे, चुन करके आएगी नई लोकसभा और उनमें से एक को चुनेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ तो ये तो परमानेंट रहते हैं, तो परमानेंट रहते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जब भी किसी ऐसे सदस्य का जिसने त्यागपत्र दिया, मतलब उपसभापति हटा, चाहे कारण कोई भी रहा हो, वो हट गया, हटते ही उपसभापति चाहिए, तो सबके सब जो लोग वहां पर उपलब्ध है ना, वो सब मिलकर के और किसी व्यक्ति को क्या बना लेंगे, उपसभापति घोषित कर लेंगे। फिर वो जाएगा, फिर नए को चुन लेंगे। तो ये वहां पर वो लोकसभा वाली प्रोसेस नहीं है कि चुन करके लोकसभा आई है और फिर एक बार वो अध्यक्ष को बनाएगी। वहां रोटेट चलता रहता है, वहां जिसका कार्यकाल पूरा वो गया, नया आ गया। तो ये सिस्टम उसमें, क्योंकि वहां वो है ही स्थायी सदन, राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, तो उसका जो अध्यक्ष है यानी उपसभापति जो कहेंगे वो रोटेट उसमें चलता रहता है। बस इसका आपको ध्यान रखना है, सभापति जो होता है वो तो फिर उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल फिक्स है। तो इस प्रकार जो है हम बात करें उपसभापति की, तो उपसभापति को राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो बहुमत से, ठीक है, बहुमत से क्या करते हैं, इसका निर्माण कर देते हैं, बहुमत से इसको नियुक्ति बोल सकते हैं इसकी, ठीक, बहुमत से नियुक्ति कर देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि इनको बना तो दिया, आर्टिकल 89 के तहत आपने राज्यसभा और उपसभापति का, राज्यसभा के सभापति का और उपसभापति का प्रावधान तो कर दिया, लेकिन अब बात आती है कि इनको हटाना हो तो हटाएं कैसे। तो अगला आर्टिकल इसी काम का है, वो है आर्टिकल 90। अगर इन्हें हटना हो तो पहली कंडीशन तो ये है कि एक बात बताइए, जिस कंडीशन से जो व्यक्ति बनेगा अगर वो कंडीशन ही खत्म हो जाए तो ऐसे में तो हटना पड़ेगा। मतलब जैसे कि वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं हो, यानी उसका कार्यकाल खत्म हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, जो भी है, ऐसी स्थिति के अंदर स्वतः ही क्या हो जाएगा, उपसभापति का पद क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो पहली बात तो यही है, पहले उपसभापति के बारे में पढ़ेंगे हम कि अगर मान लीजिए कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन क्या है कि अगर वो राज्यसभा का सदस्य न हो, कौन, जो सभापति है, उपसभापति की बात करेंगे क्योंकि सभापति का तो क्लियर है कि उपराष्ट्रपति है और वो तो हर 5 साल बनेगा, तो इसके अंदर तो कोई नहीं है। उपसभापति का प्रावधान आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा का वो क्या न हो, का सदस्य न हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, उसको हटना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरी जो कंडीशन क्रिएट होती है वो ये कि अगर वो त्यागपत्र दे दे, वो स्वयं क्या दे दे, त्यागपत्र। त्यागपत्र किसको देगा, सभापति उपसभापति को देगा, ठीक है। तो त्यागपत्र दे देगा वो, कि त्यागपत्र देने के बाद तीसरी कंडीशन, कि तीसरी और क्या कंडीशन बनती है कि वो हट सकता है, वो महत्वपूर्ण है। वो ये कि सबके सब लोग मिलकर के, राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के और साधारण बहुमत से इसे हटाने का, उपसभापति को हटाने का संकल्प पारित कर सकते हैं, हटाने का संकल्प। और कौन पारित करेगा, राज्यसभा के सदस्य, ठीक। तो राज्यसभा सदस्य मिलकर के, सभी के सभी सदस्य मिलकर के क्या करेंगे, इनको हटाने का संकल्प पारित करेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि राज्यसभा के सदस्य जब ये संकल्प पारित करेंगे तो 14 दिन, ध्यान से सुनिएगा, 14 दिन जो है वो 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी इनको। क्या देनी होगी, पूर्व सूचना, कि भाई हम इतनी तारीख को या इतने दिन बाद में आपको क्या हटाएंगे, तो 14 दिन पूर्व सूचना मिल जानी चाहिए, ठीक है, उपसभापति को कि भाई मुझे हटाया जाएगा। तो ये प्रोसेस चूंकि लगभग सबको 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, जब भी किसी को मतलब हटाने की प्रोसेस आती है तो उसे सूचना दी जाती है कि भाई इतने दिन पहले तो क्या अपना पक्ष रख सके।
तो 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है। तो ये 3 रीजन होते हैं जिनके कारण से उपसभापति को हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं, उपराष्ट्रपति का क्या प्रोसेस है, वो सारा आपको पढ़ाया हुआ है, वो आप मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां जरूर पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगी ये चीज। और दूसरी बड़ी बात इसमें यही है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा ऑटोमेटिक ही राज्यसभा क्या बन जाएगा, वो सभापति। तो जो प्रावधान उपराष्ट्रपति के वो तो यहाँ लागू हो ही जाएंगे, हमें अलग से प्रावधान किसका पढ़ना पड़ेगा, उपसभापति का, और वही हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने इनको बना भी दिया, 89 के तहत ये दोनों बन गए, फिर 90 के तहत इन दोनों को हटा दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये राज्यसभा जो है ये करती क्या है, काम क्या आती है राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों को बनाकर उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने के बाद अगला प्रश्न ये है कि इसके कार्य क्या है। लास्ट जो हिस्सा हमारा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, और क्या है वो देखिए। सबसे पहली बात कि राज्यसभा जो है उसका गठन कब हुआ, पहली बार कब बनी, और प्रथम बैठक कब हुई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए 3 अप्रैल 1952 को जो है ये तो हुआ था इसका गठन। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि इसका गठन, राज्यसभा का जो गठन है वो कब हुआ। तो 3 और अप्रैल को इस हिसाब से याद रख सकते हैं कि 3 के साथ ये 3 और लिख लेना तो अप्रैल हो जाएगी। 3 अप्रैल 1952, और प्रथम बैठक जो हुई थी इसकी वो थी 13 मई 1952। मतलब सीधी सी बात है 1952 में ही था जब चुनाव हुए थे पहले, तो इस समय इसका भी गठन हुआ। तो 13 मई 3 और 13 याद रखना, 3 को बनी और 13 को इसकी पहली बैठक हो गई। महीने अलग अलग हैं, अप्रैल और मई। अब बात ये आती है कि अब जो बैठक होती है, लोक राज्यसभा की जो बैठक होती है वो कितने दिन में हो जानी चाहिए। तो देखिए संवैधानिक प्रावधान इसमें यह है कि 6 माह के भीतर एक बैठक हो ही जानी चाहिए, 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लिख सकते हैं इसमें, अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बात इसमें तय होती है। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य मतलब राज्यसभा जो है उसको बनाना है तो उसके बाद जो उसकी बैठकें हैं वो 6 माह में एक बार लेनी ही होंगी, ये बात संविधान में तय कर दी गई। अब बात आती है कि ये तो इसकी बैठक के संबंध में। अब प्रश्न इसके कार्य, क्या कार्य है, क्या तो राज्यसभा कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, मतलब कहाँ पावर उसके पास नहीं है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। आर्टिकल 249 और 312 ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो राज्यसभा को पावरफुल बना देते हैं। इन दोनों आर्टिकल्स में ऐसा क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 249 के अंतर्गत क्या है, ध्यान से सुनना। 249 में यह है कि राज्य सूची का विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। विषय किसका है, राज्य सूची का, राज्य सूची का, और उस राज्य सूची के विषय को क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है, राष्ट्रीय महत्व। अब कैसे घोषित करें, किस प्रकार से प्रोसेस क्या होगी कि आप राज्य सूची किसी विषय को उठाएंगे और उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देंगे। तो 2 प्रश्न उठते हैं, कैसे तो किया जाता है, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का कैसे बनाया जाता है, और दूसरी बात कि बनाने के बाद क्या किया जा सकता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का बनाने के लिए 2/3 बहुमत, कितना बहुमत, 2/3 बहुमत किसका, राज्यसभा का। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और जैसे ही राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो जाएगा उसके बाद उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो दूसरी बात क्या, इसका लाभ क्या होगा, इसके ऊपर कौन कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। अब तीसरा प्रश्न ये उठता है कि जब संसद ने कानून बना दिया तो वो कानून फिर लागू कितने दिन तक रहेगा। तो जब राज्य सूची का विषय जब राष्ट्रीय महत्व का बन जाता है, 2/3 बहुमत से बनाया जाता है, वो संसद उस पर कानून बना देती है, तो बनाने के बाद वो 1 वर्ष तक लागू होता है। कितने दिन तक, 1 वर्ष तक लागू होगा। अच्छा, अब अगली जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि 1 वर्ष तक लागू भी कर दिया आपने, क्या उसे फिर बढ़ाया जा सकता है, हाँ फिर से उसे 1 वर्ष करके आगे बढ़ाते जाइए।
तो न्यूनतम एक बार कानून पारित करते ही वो 1 वर्ष तक लागू हो जाता है, फिर उसे चाहे उतनी बार बढ़ा सकती है राज्यसभा, उसके अंदर फिर से राष्ट्रीय महत्व घोषित करती जाती है और वो फिर जो है वो संसद उसके ऊपर कानून बना सकती है। तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर, राज्य सूची के किसी विषय को क्या कर सकती है, राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है, सबसे महत्वपूर्ण पावर है। आपको एग्जाम पूछा जाएगा आर्टिकल 249, ये याद रखना आपको। तो याद कैसे रहेगा, 249 की जब हम बात करते हैं, ठीक, तो 250 याद रखना और 250 में से 1 कम कर देना और वहां राज्यसभा है, ठीक, ऐसे दिमाग में रखना कि राज्यसभा का पावर कहां होता है, राज्यसभा का 250 के अंदर से 1 कम करने पर 249। अब ये याद रह जाएगा, ये साइकोलॉजिकल तरीका है इसका। आगे चलते हैं 312 की जब हम बात करते हैं तो जब विद्यार्थी जब तैयारी करने के लिए जाता ना सिविल सर्विसेज की, तो वो क्या करता है, बाहर जाता है, ये तो कंफर्म है, बाहर का और 12 का कनेक्ट है, तो 12 आप याद रखेंगे, ठीक। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि वो नौकरी के लिए जाता है, और नौकरी में कितने शब्द होते हैं, 3, नौकरी, तो नौकरी के 3 शब्द, और वो उनके लिए कहाँ जाता है, बाहर जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब की बात हुई। अब उसी प्रकार के संघ लोक सेवा आयोग, नई लोक सेवा बोल सकते थे, नई अखिल भारतीय, पूरा अखिल भारतीय का मतलब क्या हुआ, पूरे भारत की, नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। लोक सेवा आयोग एक नया आयोग बना सकता है एग्जाम के लिए या अलग प्रकार की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए। ये राज्यसभा का स्पेशल पावर है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, ठीक। नई अखिल भारतीय सेवा गठन किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 312 के तहत। कौन कर सकता है, राज्यसभा। कैसे कर सकता है, वही बहुमत, 2/3 बहुमत, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से जो है वो आर्टिकल 312 और आर्टिकल 249, इन दोनों के अंदर जो है 2/3 बहुमत के माध्यम से, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी कितना बहुमत होना चाहिए, 2/3 बहुमत। और उसके बाद में ये नई अखिल भारतीय सेवा गठन कर सकती है और किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ये तो उसके महत्वपूर्ण पावर, 2 बड़े पावर है इसके पास, राज्यसभा के पास। अब बात आती है कि इसके पास क्या नहीं है, कहां पर बड़ी कमजोर है। तो एक तो ये कमजोर है सबसे ज्यादा, वो है धन विधेयक में, धन विधेयक बड़ी इंसल्ट वाला काम है इसका, यहाँ धन विधेयक किस्म। दूसरा जो है वो ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखा, धन विधेयक में लोकसभा राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। पहले इसी को देख लेते हैं। धन विधेयक जो है इसके अंदर राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती, मात्र 14 दिन की देरी कर सकती है। मतलब क्या, मतलब ये कि जब लोकसभा से कानून पारित हुआ, पारित होने के बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा के अंदर वो कानून जाएगा, कौन सा, धन विधेयक। किसकी बात कर रहा हूं मैं, धन विधेयक की। धन विधेयक लोकसभा से पारित होता है, हमेशा लोकसभा में आएगा ही, लोकसभा ही पहले पारित करेगी। जब लोकसभा से पारित कर देगी उसके बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा इस पे मात्र 14 दिन की देरी कर सकती है और इस पे कुछ भी नहीं कर सकती। तो एक तो ये हो गया कि धन विधेयक में क्या कर सकती है, ये 14 दिन की देरी, और कुछ भी कार्य ये नहीं कर सकती, कौन, राज्यसभा। दूसरी बड़ी बात ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मंत्री परिषद के प्रति मंत्री जो होते हैं ना, मंत्री परिषद, पूरी मंत्री परिषद जो है वो इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती। किसके प्रति, उत्तरदायी नहीं होती, ठीक। अच्छी तरह याद रखना इस बात को कि राज्यसभा के प्रति कभी भी मंत्री परिषद उत्तरदायी नहीं होती, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक। तो ये था दोस्तों राज्यसभा कंसेप्ट। पूरी राज्यसभा मैंने करवा दी। राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य आते हैं ये कंसेप्ट, और लोकसभा में कहां से कितने आते हैं, इन दोनों की मैं कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा तुलनात्मक रूप से, इसका आपको याद रह सके, इसलिए अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको मैं कह दूं कि अब राज्यसभा के बाकी जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल हमेशा याद रखें। तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।